नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पर्यावरण के बारे में पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की जो आने वाली परीक्षाएं हैं लाइक एजारो एआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा होगा। तो वन बाय वन हम इनको टॉपिक वाइज कवर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है पर्यावरण और सतत विकास। इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे धारणीय विकास की बात हो रही है। तो धारणीय विकास क्या होता है? तो जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। तो वो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास। उसके बाद धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य जो है वो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तो उनको प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। सौर विकिरण जल को चलित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में क्या होता है? द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसके बाद इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ पे हैं? तो चेन्नई है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हेतु वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? CO2। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानवजनित दोनों हो सकता है। उसके बाद WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अधिनियम यानी अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इसके बाद फिर पारिस्थितिकी से देखते हैं। तो 1935 में AG कांसले द्वारा सर्वप्रथम इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। पारिस्थितिक नीचे है, ये नीचे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में प्रस्तुत किया। इसे इन्होंने सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिटेट कहा। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष में सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। वन, तालाब तथा झील आदि प्राकृतिक पारितंत्र हैं जबकि खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक स्थलीय होता है और एक जलीय या सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में शामिल है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला में सही क्रम क्या है? तो डायटम, स्वपोषी, क्रस्टेशियाई यानी शाकाहारी उपभोक्ता और हेरिंग यानी ये मांसाहारी उपभोक्ता। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जाता। और खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। उसके बाद जैव विविधता से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, वन क्षेत्र में वनों की सघनता का कम होना है, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि हैं। डुडोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। कक्षकेरन भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास है। और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों को सम्मिलित किया जाता है। सिंह पक्षी बानर दक्षिण भारत में
पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्ताशों की तुलना में निम्नतर उन्ताशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो चोटियाँ होती हैं वहाँ से अपेक्षा जो निम्न में होते हैं, यहाँ जो नीचे होते हैं इसके, तो यहाँ पे जो जैव विविधता होती है वो ज़्यादा होती है। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इसकी अवस्थिति क्या है तो 11 डिग्री 3 मिनट से 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 21 मिनट से 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य मिलती है। यह पश्चिमी घाटों का हिस्सा है और रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों की सूची है। इस सूची में भारत के वर्तमान में कुल 75 स्थल शामिल हैं। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण CO2 गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। इसके बाद धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्री हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राथमिक प्राकृतिक स्रोत हैं। उसके बाद मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है और बायोगैस जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु भी इसके स्रोत हैं। यह एक हरित गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। ओजोन परत क्षरण से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 12, 11, 13, 01 है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक फोम, एयर कंडीशनर, विमान प्रणोदक आदि में किया जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। वन और वन्य जीव के बारे में डिटेल देखते हैं तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाया रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व, तो बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुयस ने किया, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरणों के मध्य संबंधों के सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात तेलंगाना राज्य में इस रिजर्व के भाग को अमराबाद टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह एशियाटिक शेरों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और भारत में अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है। ये इस प्रकार हैं। देखिए, जो जियोग्राफी का सेशन है हमारा, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। तो अचानक मार, अमरकंटक, अगस्त्यवलाई, दिहांग देबांग, डिब्रू साइखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, मानस, नीलगिरी, नोकरेक, और उसके बाद पचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन, कच्छ, शीत रेगिस्तान, शेषाचलम पहाड़ियाँ और पन्ना। तो ये 18 हैं। इसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके यह रखा गया है। सर्वप्रथम समुद्री सैक्चुरी कक्ष की खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। और एराविकुलम लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास के लिए भी प्रसिद्ध है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो USA में है और वहाँ का एक फर्स्ट नेशनल पार्क भी है। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा ग्रैंड कैनियन येलोस्टोन नदी का इसी नेशनल पार्क में स्थित है। बुंदाला जैव रिजर्व कहाँ है? श्रीलंका में। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन कहा गया है। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। और मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। पेरियार गेम अभ्यारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कोरिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में अवस्थित है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। और साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक भूमि का निवास स्थान राजस्थान में है। और भारत में प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद प्रदूषण से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो ऐसे प्रदूषण जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं, जैसे जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण घरेलू अपशिष्ट, कचरा, मूत्र तथा मल वहित इत्यादि। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन में मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों एवं औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन्स के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक को जन्म देती हैं, जिनमें जैसे ओजोन है, फॉर्मल्डिहाइड है और पीएएन। द्वितीयक प्रदूषक से प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा उत्पन्न होता है। मनुष्यों में इसमें आँख, नाक, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओजोन तथा स्माग द्वितीयक प्रदूषक है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों को प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने में मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड की गैसें उत्तरदायी होती हैं। फ्लाई ऐश कोल के दहन के उत्पन्न प्रदूषक हैं। इनमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ग्रीन मफलर। और अफ्लाटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पादित होते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल प्रदूषण मापने की इकाई। इसका अधिक होना मतलब जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण के विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बायोरिडिमेशन। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक वायु प्रदूषक है। और स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अधिक अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। इसके बाद सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल सकती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक। प्रदूषित वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। इसके बाद जल संरक्षण से पर्टिकुलर फैक्ट है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1985 में किया गया। 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण किया गया। 2014-15 में केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा हुई। उसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया। लोकाट क्या है, एक एवरग्रीन फ्रूट है और जापान में सर्वाधिक लोकाट का उत्पादन होता है। हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है, जिस कारण इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। बायोएस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे पर्यावरण से रिलेटेड, जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो हमने यहाँ पे उनको एक पूरा सेशन में इसको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इसका रिवीजन करिएगा टाइम टू टाइम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।